हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 11 गणित के अंतर्गत हम लोग चैप्टर सेकंड संबंध एवं फलन के विविध उदाहरण को लगाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए विविध उदाहरण को देख लेते हैं। विविध उदाहरण में आपका उदाहरण नंबर 18 इस प्रकार से कह रहा है कि मान लीजिए r जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। एक वास्तविक फलन f जो है r से r में दिया, आपको फलन दे रहा है fx दिया है आपको x प्लस 10 द्वारा परिभाषित कीजिए और इस फलन का आलेख खींचना है। आपको मेनली आपको इसका आलेख बनाना है। ठीक है, डायग्राम बना के दिखाना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपके पास fx दिया है x प्लस 10, आपको पता है fx ये क्या लेना है, fx ये y, तो y बराबर क्या x प्लस 10। अब आपको आलेख खींचना है, तो हमने क्या किया कि माना x बराबर 10। हमने अगर x की वैल्यू 10 ली तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां से आपको y की वैल्यू 0 प्लस 10 यानी y की वैल्यू आपको मिली 10। इसलिए बिंदु यहां से क्या मिल गया अपन को यहां से जो बिंदु मिल गया x y में x का मान 0 और y का मान 10। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, y का मान 0 रखते हैं और माना y बराबर 0। तो अगर हमने y का मान 0 रखा तो 0 बराबर यहाँ इस हिसाब से क्या होगा, 0 बराबर x प्लस 10 यानी 10 इस तरफ पक्षांतर होगा तो x का मान कितना हो जाएगा -10। तो यहाँ से आपको बिंदु क्या मिल गया, हमें यहाँ से बिंदु मिल गया x y में x का मान -10 और y का मान 0। अब ये दोनों बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु अगर हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास आलेख मिल जाएगा। x y पहला आपका बिंदु था 0 से 10 में, यानी x का मान 0 और y का मान कितना रखना है आपको 10। तो बिंदु कहां बना आपका, ये मान लीजिए ये 10 है। ठीक है, ये आपका बिंदु कहलाएगा। ये वाला जो अगर हम मान लेते हैं ये वाला बिंदु x पर 0 y पे 10 बिंदु मान लिया। और दूसरा बिंदु था -10 0 यानी x पर -10 और y के लिए बिल्कुल नहीं चला। ठीक है ना, तो ये वाला बिंदु हमने मान लिया -10 और 0 इस प्रकार से। अब अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, इन दोनों बिंदुओं को अगर आप अटैच करते हैं तो ये आपको fx बराबर x प्लस 10 का आलेख मिल गया, fx बराबर x प्लस 10। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको आलेख खींचना तो बहुत ही आसान है। और मैं ये मानता हूं कि आप लोगों ने कार्तीय ज्यामिति होती है उसमें आपने ग्राफ कहीं ना कहीं बना रखे होंगे और थोड़ा बहुत ग्राफ में आपको बिंदु रखना और बिंदु को मिलाना किस प्रकार से होता है ये आपको आता होगा, क्योंकि ये पिछली क्लासों का है और बहुत ही आसान है। आलेख बनाना बहुत आसान होता, कोई कठिन नहीं होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको सिंपली ये करना है कि स्क्रीनशॉट लेना है, इंस्टाग्राम पर मुझे भेजना है और मैं तुरंत झटपट आपको उस चीज का क्लियर बता देता हूं। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं रहता, कोई डाउट रुकना ही नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन के आधार पर आपके पास टिप्पणी निकल के आती है कुछ इस प्रकार से कि fx बराबर mx प्लस c जो कहलाता है वो आपका रैखिक फलन कहलाता है। ठीक है, इसको आप सरल रैखिक समीकरण भी कहते हैं, क्योंकि आपने अगर निर्देशांक ज्यामिति में y = mx प्लस c एक बिंदु पर रेखिक समीकरण कहलाता है ये। ठीक है, या सरल समीकरण कहलाता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन कहलाता है, सरल समीकरण कहलाता है। जहां m एवं c अचर हैं, उपरोक्त फलन रैखिक फलन का एक उदाहरण है, मतलब जो ऊपर दिया। उदाहरण नंबर अगर 19 की बात करें तो कह रहा है कि मान लीजिए r q से q में आपको r दिया है ab, जहां जो ab है वो q में है तथा a माइनस बी बिलोंग्स टू z। a माइनस बी बिलोंग्स टू z का मतलब ये कि a और b को घटाते हैं तो पूर्णांक मिलता है। z का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स यानी पूर्णांक द्वारा परिभाषित एक संबंध है, आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आपको 3 वैल्यू प्राप्त है, इनको 3 वैल्यू को आपको निकाल के दिखाना है और बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यू है। क्यों है महत्वपूर्ण, मैं आगे आपको बताता हूँ। कक्षा 12 का संबंध इससे बहुत ज्यादा है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, r बराबर आपको दे रखा है यहाँ पर a b इस प्रकार से, जहां a माइनस बी बिलोंग्स टू z है। अब a माइनस बी बिलोंग्स टू z का मतलब क्या कि a माइनस बी बिलोंग्स टू z, अर्थात a माइनस बी एक पूर्णांक है, a माइनस बी एक पूर्णांक है। और पूर्णांक आपको पता होना चाहिए z क्या होता है, z होता है 0 के राइट साइड पॉजिटिव संख्या है और लेफ्ट में निगेटिव संख्या है, होता है ये होता है z। ठीक है, इस प्रकार से। तो पहला क्या कह रहा है, पहला आपको कह रहा है कि a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अब a बिलोंग्स टू r कैसे होगा कि यदि a माइनस a बराबर 0 तो 0 एक पूर्णांक है, 0 एक पूर्णांक है ना,
भाई जीरो एक पूर्णांक होता है, यहाँ पर आपको पता है कि जीरो एक पूर्णांक संख्या होता है। तो इसका मतलब क्या कि इसलिए जो a कॉमा ए होगा वो बिलोंग्स टू R होगा, यानी a और a संबंध R में होगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड कह रहा है a b, यदि a b R में है, a b अगर R में है, a b बिलोंग्स टू R है, तो आपको बताना है क्या b a भी R में होगा। तो आप यहां से कह रहे हैं कि a b बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या कि a माइनस बी एक पूर्णांक है, a माइनस बी एक पूर्णांक है। अब जरा सोचिए, मान लीजिए हम a और b कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए अगर हमने 2 माइनस 3 लिया तो 2 माइनस 3 आपको माइनस 1 मिलेगा, माइनस एक पूर्णांक है। लेकिन अगर हम 3 माइनस 2 करें तो 1 मिलेगा, एक भी आपका पूर्णांक है। इसका मतलब क्या कि यदि a माइनस बी एक पूर्णांक है तो आप कह रहे हैं कि b माइनस एक भी एक पूर्णांक है, इस प्रकार से। तो यहां से हम क्या कह रहे हैं कि बी ए भी जो होगा वो R में होगा। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया। अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो जरा देखिए हम क्या कह रहे हैं कि ए बी बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या कि a माइनस बी एक पूर्णांक है, a माइनस बी एक पूर्णांक है। फिर आगे कह रहा था कि बी सी बिलोंग्स टू R, b कॉमा सी बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या कि b माइनस सी एक पूर्णांक है। ठीक है ना। अब a माइनस बी और b माइनस सी दोनों एक पूर्णांक कह रहा, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, क्या मतलब a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो यह मिलेगा a माइनस सी। ठीक है, और आप अगर पूर्णांक और पूर्णांकों को जोड़ें तो आपको क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलता है। पूर्णांक और पूर्णांक को जोड़ने पर हमेशा आपको एक पूर्णांक मिलेगा। ठीक है ना। कैसे कि ये सारी संख्याएं हैं आपके पास, इनमें कोई भी संख्या उठा के रखिए, यदि इनमें कोई भी संख्या आप आपस में जोड़ते हैं तो आपको हमेशा एक संख्या मिलेगी जो कि एक पूर्णांक कहलाएगी। तो यहां से आपको क्लियर हो गया। तो यहां से आप कह सकते हैं कि इसलिए a माइनस सी भी एक पूर्णांक है। ओके, तो यहां से हम कह सकते हैं कि a माइनस सी बिलोंग्स टू R, ये सिद्ध हो गया। इतना करना था, बहुत ही आसान था, कुछ नहीं। अब मैंने क्या बोला था कि ये इसका संबंध कक्षा 12 से, तो बेटा आप ये समझ लो कि कक्षा 12 में जो आपकी शुरुआत है वो इसी से होती है। ठीक है ना। संबंध के प्रकार ये कहलाते हैं, जो आपका ये जो पहला कनेक्शन दे रहा है, जो आपको पहला कनेक्शन कह रहा है, ये कहलाता है सौतुल्य। क्या कहलाता है, सौतुल्य, सौतुल्य संबंध कहलाता है। दूसरा कहलाता है आपका सम्मित, ये वाला जो कनेक्शन होता है ये सम्मित कहलाता है। और जो तीसरा वाला होता है वो संक्रामक कहलाता है। ये कक्षा 12 में आप पढ़ेंगे, यही चीज आप एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ेंगे कक्षा 12 में, इसको आप ध्यान। चलिए उदाहरण नंबर 20 देखते हैं। उदाहरण नंबर 20 आपको कह रहा है यदि f दिया है 1 1 2 3 0 -1 -3 z से z में रैखिक फलन है, तो आपको fx ज्ञात करके निकालना है। बहुत ही आसान सवाल होने जा रहा है आपके लिए, ये समझ लीजिए। देखिए कैसे करना है आपको। अब आपके पास ये संबंध दिया है, ठीक है, और रैखिक फलन क्या होता है, ऊपर अपन ने बात की थी, रैखिक फलन होता है fx = mx + c, और ये जो बिंदु दिए वो xy के रूप में दिए हैं आपको। और fx क्या होता है, fx होता है आपका y, fx = y = mx + c। अब किन्हीं भी दो बिंदुओं के लिए हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे कि बिंदु, अगर हमने बिंदु 1 ले लिया 1 1, बिंदु 1 1 से, तो x का मान आपको 1 रखना है और y का मान आपको 1 रखना है। तो y का मान 1 रखा, x का मान आप 1 रखिए प्लस c, तो 1 = m + c, ये समीकरण नंबर 1 ले लिया आपने। ठीक है, फिर आपने बिंदु मान लिया, चलिए मान लेते हैं 0 - 1, ठीक है। तो बिंदु 0 - 1, कोई भी दो ले लीजिए, किसी भी दो बिंदु से आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अब 0 - 1 यानी x का मान आपको 0 रखना है और y का मान -1 रखना है। तो y का मान -1 रखा, m, x का मान 0 रखा प्लस c, तो -1 = 0 + c, यानी c का मान कितना आ गया, c का मान आपको -1 आ गया। तो हम c का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो 1 = m, यहाँ -1 इस तरफ जाएगा तो m का मान आ जाएगा 2, ठीक है। तो आपके पास रैखिक फलन आ गया, इसीलिए रैखिक फलन fx बराबर क्या था,
एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो m का मान 2x, c का मान -1, तो एफ एक्स बराबर 2x - 1। ये आंसर निकालना तो बहुत ही आसान था, आपने देखा सवाल। इसीलिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो को देखिए, तभी ये सारा सिस्टम आपको, सारा माजरा समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो जरूरी ये है कि पुराने वीडियो देख लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक। चलिए उदाहरण नंबर 21 आपको कह रहा है कि आपको फलन दिया है इस प्रकार से, कह रहा है प्रांत ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान सवाल होने वाला है। इस सवाल को समझिए कि आपको एफ एक्स इस प्रकार से दे रखा है। अच्छा, प्रांत क्या होता है ये समझने की बात है। तो प्रांत का मतलब x का आप क्या मान रख रहे, ताकि जो फलन है वो परिभाषित हो रहा। प्रांत में क्या कि x का वैल्यू आप क्या पुट कर रहे हो, ताकि जो फलन fx है वो सुपरिभाषित बना रहे, ठीक है ना। अच्छा एक बात समझिए, यहां पर अगर समझने वाली बात है कि ऊपर आप x का कुछ भी मान रख सकते हो, अगर ऊपर 0 भी आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे जो हर है वहां 0 नहीं बनना चाहिए। समझना बात मेरी, नीचे हर में 0 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यदि समथिंग बटे 0 करते हैं तो इसको आप अपरिभाषित बोलते हो। क्या बोलते हो? अपरिभाषित। ये परिभाषित नहीं होता। तो इसका मतलब जो हर दिया है यानी x² - 5x + 4, इसको हम तोड़ते हैं और वहां से देखते हैं कि x का मान क्या नहीं रख सकते, ठीक है। तो हम 0 अगर लें तो x के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² - 4x - x + 4 बराबर 0। तो x ये क्या हो रहा, x कॉमन निकाला तो x - 4 -1 कॉमन निकालते तो x - 4 बराबर 0। तो ये x - 4 और x - 1 बराबर 0। इसका मतलब क्या कि आप वैल्यू नहीं रखोगे, कौन सी, x -4 हो रहा और x - 1 हो रहा। यानी अगर आपने x का मान 4 रख दिया तो नीचे 0 बन जाएगा, x का मान अगर आपने 1 रख दिया तो नीचे 0 बन जाएगा। मेरी बात समझे। अरे भाई फलन किस प्रकार से निकल के आ गया, फलन निकल के आ गया इस प्रकार से, x² + 3x + 5 अपॉन ये निकल के आया x - 4 और x - 1। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि जो हर है उसमें आप यदि आप x का मान 4 रख दोगे तो यहां 0 बन जाएगा, तो हर में 0 बन गया और ये होना नहीं चाहिए। अगर आप x का मान 1 रख देते तो हर का मान यहां पर नीचे 0 बन जाएगा और वो होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप x का मान 4 और 1 नहीं रख सकते हो, बाकी सब कुछ रख सकते हो। बात समझ में आ गई। x का मान 4 और 1 नहीं रखोगे, बाकी सब कुछ वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत बाकी सब कुछ रख सकते हो। क्लियर है मेरी बात, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने क्या बोला, प्रांत क्या होता है, प्रांत होता है x का कौन सा मान रख पा रहे, x के वो सभी मान के लिए प्रांत कहलाएगा। तो यहां से आपका प्रांत निकल आया। प्रांत क्या निकल आया, आप वास्तविक संख्याएं रख रहे लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए, उसमें 4 और 1 नहीं होना चाहिए, बस इतना था। अब यदि उदाहरण नंबर 22 की अगर हम बात करें तो आपको फलन इस प्रकार से कुछ दे रखा है और कह रहा है द्वारा परिभाषित है, एफ एक्स का आपको आलेख खींचने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि x का मान 0 से छोटा है, x <= 0 तो 1 - x है, x का मान 0 के बराबर है तो 1 है और x का मान 0 से बड़ा है तो x + 1 बन रहा फलन, ठीक है। तो अगर हम बात करें x का मान 0 है तो एफ एक्स और कुछ नहीं होता है, y होता है। x का मान 0 है तो y का मान क्या होता है, y का मान 1 आ रहा, ठीक है। एफ एक्स और कुछ नहीं है, y है। तो x का मान 0 तो y का मान कितना हो रहा, 1 हो रहा। एक बिंदु ये बना, ठीक है। तो ये वाला बिंदु कहां निकल के आएगा, x का मान 0 यानी x पे बिल्कुल नहीं चला, y का मान 1 यानी y पे धन दिशा में 1 चला, तो ये वाला बिंदु यहां निकल के आएगा, ठीक है ना। ये जो बिंदु है 0 और 1 कहां निकल के आएगा, इस जगह पर, ठीक है। अब देखते हैं x <0, x <0 का मतलब क्या है कि x का मान -1 है, -2 है, -3 है, इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स आपका कुछ नहीं होता, y होता है। तो y की वैल्यू जब x का मान 0 से छोटा है तो 1 - x है, 1 - x। तो यहां से आप देख रहे हैं कि y का मान क्या क्या निकलेगा, यदि -1 रखा तो -1 यहां रखिए तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। अगर हमने x का मान -2 रखा तो 3 मिलेगा यहां पर इस जगह। x का मान अगर हम -3 रखते हैं तो देखिए 1 - -3 तो ये हो जाएगा 1 + 3 यानी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 4 आ गया, ठीक है। तो x का मान संबंध इस प्रकार से बन रहा, -1 पे 2, फिर -2 पे आपका 3 बना, -3 पे
4 बना। तो आपके पास रेखा कैसी आ रही है, इस प्रकार से -1 और 2। -1 कहां पर होगा, -1 यहाँ है, और 2 कहां पर बनेगा, ये बनेगा। तो एक बिंदु ये निकल के आया, ठीक है। फिर -2 दूसरा बिंदु है, -2 3, तो -2 और ये 3 यहाँ पर इस प्रकार से निकल के आना, ये बिंदु। फिर -3 और 4, -3 और 4 के लिए बिंदु इस प्रकार से निकल के आना। तो ये जो बन रहा था fx बराबर 1 - x, इसके लिए लाइन इस प्रकार से निकल रही है, ऐसे ड्रॉ कर रहे हो आप। ये क्या कहला रही लाइन, fx = 1 - x। क्लियर है मेरी बात। तो नोट्स में आप बिल्कुल क्लियर बनाते जाना, नोट्स बना के चलेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ये बात मेरी ध्यान रखिए, यदि आप नोट्स बनाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा मदद मिलती है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहा था, आगे वो कह रहा था कि x का मान 0 से बड़ा है तो x + 1। अब इसके लिए हल करते हैं, ठीक है। x > 0, तो fx क्या हो रहा, x + 1। अब x > 0 का मतलब क्या, कि x का मान 0 से बड़ा, 1 2 3 4 इस प्रकार से होगा। तो fx बराबर x + 1, तो y की वैल्यू अपन को क्या मिलेगी, यदि आपने x का मान 1 रखा, यहां पर 1 रखा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। x का मान 2 रखा तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। x का मान आपने 3 रखा तो y की वैल्यू आपको 4 मिलेगी, 4 के लिए 5 मिलेगी, इस प्रकार से मिलनी है। तो बिंदु मिल गए 1 2 2 3 3 4 इस प्रकार से बिंदु मिल गए, तो आप इनको रख दीजिए। अच्छा, x का मान 1 कहां पर, यहां पर। y का मान 2 कहां पर, ये। तो अब इसके लिए कहां तक चलेगी लाइन, इस प्रकार से चलेगी, ये बिंदु मिल गया, ये बिंदु मिला। फिर x का मान 2, y का मान 3, ये तो बिंदु चला, इस प्रकार से चला और ये मिल गया यहां पर, ठीक है ना। तो ये रहा बिंदु। और फिर x का मान 3 और y का मान 4, तो ये 4 के लिए चला, ये 4 के लिए और ये 3 के लिए, यहां से, ठीक है। तो ये चल गया बिंदु, तो ये बिंदु कहलाएगा। अब इन बिंदुओं को मिला देते हैं, तो अगर हम इन बिंदु को मिलाएंगे तो हमें मिल गया fx बराबर x + 1। बस इतना आसान था, कुछ नहीं था। आलेख खींच दिया, आलेख खींचने के लिए कह रहा था भाई, आलेख खींच दिया, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई समस्या हो तो बताइए, मुझे कमेंट्स करके बताइए। अब अध्याय 2 पर चलिए विविध प्रश्नावली देखते हैं। आपकी प्रश्नावली आ गई है। पहला जो सवाल आपको दे रहा है, आपको फंक्शन दिया है, फलन दिया है आपको fx बराबर इस प्रकार से x² और 3x और gx आपको कह रहा है, इस प्रकार से दिया है कि x² और 3x परिभाषित है। अब आपको बताना है f एक फलन है और g फलन नहीं है, ये आपको दर्शाना है। तो देखिए कैसे दर्शाएंगे, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। आपको fx दिया है, तो यहां पर देखिए ये जो वैल्यू है x² की वैल्यू कहां से जा रही है, 0 से बड़ी और 0 के बराबर। x का मान 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है, और 3 से छोटा है और 3 के बराबर है। अगर यहां पर बात करें तो x का मान 3 से बड़ा है और 3 के बराबर है, और 10 से छोटा है और 10 के बराबर है। तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि दोनों में 3 3 कॉमन है भाई, दोनों में 3 3 कॉमन है, बराबर का निशान लगा कि इसका मतलब 3 दोनों में। तो दोनों के लिए 3 देखेंगे, अगर हम दोनों के लिए 3 देखें तो fx x² कब है, 0 ≤ x ≤ 3 पर। तो हम रखते हैं x बराबर 3 पर। अब x बराबर 3 पर fx का मान कितना आएगा, f3 यानी 3 का वर्ग यानी 9, और fx बराबर 3x कब है, 3 ≤ x ≤ 10 पर। तो अगर हम यहाँ पर x का मान 3 रखें, 3 पर x का मान 3 क्यों रख रहा है, क्योंकि दोनों में 3 कॉमन है, ठीक है ना, इसीलिए रख रहा है। तो f3 का मतलब क्या, 3 × 3 यानी 9, यहाँ पर रखा आपने वैल्यू, ठीक है, 3 × 3। तो आपने देखा दोनों के लिए मान बराबर आ गए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसलिए f एक फलन है, इसीलिए f एक फलन है। सेम प्रोसेस करेंगे हम यहाँ पर, क्या कि आप देख रहे हैं कि यहां पर देख रहे हैं कि x² है 0 ≤ x ≤ 2, और 3x है 2 छोटा है बराबर है x छोटा है बराबर है 10, ठीक है ना, यही कह रहा है। और दोनों के लिए 2 2 कॉमन है, तो हम दोनों के लिए 2 उठाएंगे, ठीक है। तो gx क्या, x² कब, 0 ≤ x ≤ 2, तो x बराबर 2 पर। अब x बराबर 2 पर g2 क्या हो जाएगा, यहां वैल्यू रखेंगे तो 2 का वर्ग यानी 4 मिला, और gx क्या है, 3x है, कब है, 2 ≤ x ≤ 10 पर, ठीक है ना। तो यहां पर भी हम x बराबर 2 रख रहे हैं, 2 पर g2। अब g2 क्या होगा, 3 × 2 यानी 6। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू x बराबर 2 पर दोनों ही वैल्यू अलग अलग आ गई,
ऐसा होना नहीं चाहिए। फलन में किसी एक बिंदु के लिए मान अलग अलग नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए g एक फलन नहीं है, हैंस प्रूफ दर्शाना था, दर्शा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि fx बराबर एक्स स्क्वायर तो आपको ये वैल्यू निकालनी, ज्ञात करना। तो भाई ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया, इस तरह के सवाल आपने कक्षा 8 और 9 में लगा रखे हैं, कुछ नहीं है। यहाँ पर f1.1 कह रहा है, f1 कह रहा है, तो मान रखते आएंगे और हल कर देंगे, ठीक है। देखिए कैसे, fx दिया आपको एक्स स्क्वायर, fx बराबर एक्स स्क्वायर दिया, तो f1.1 का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर हो रहा था, यानी 1.1 का स्क्वायर, माइनस f1 का मतलब क्या कि 1 का स्क्वायर बटे 1.1 माइनस है, सरल है। अब 1.1 क्या होगा, 1.21 आपको पता है, ठीक है। 11 का वर्ग है 121 और 0.1 बार लगा तो 2 अंक पीछे से लग जाएगा, चाहे आप गुणा करके देख लीजिए, 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 करके देख लेना, ठीक है। -1 अपॉन 1.1 माइनस 1 इतना हो गया। फिर यहां से कितना बच गया 0.21, यहां से बच गया 0.1, ठीक है। अब यहां पर हम 1 0 बढ़ाते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 21/10, तो कितना बच गया 2.1। भाई बच्चों वाला सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से कह रहा है कि फलन आपको fx दिया है इस प्रकार से। भाई प्रांत ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो अभी आपने उदाहरण नंबर 21 लगाया था कि नहीं, तो वही तो सवाल है, सेम टू सेम है, बन जाएगा। इस वीडियो को यहीं पॉज करो, लगा के देखो बनता है कि नहीं आपसे, अभी बनेगा, तुरंत बनेगा। उदाहरण नंबर 21 आपने देखा है, ये सवाल तुरंत के तुरंत बनेगा। अब देखिए कैसे करना है इसको, आपको पता है प्रांत निकालना है। मैंने क्या बोला, प्रांत क्या कि x का आप क्या क्या मान रख पा रहे हो, x के किन मानों के लिए जो fx है वो सुपरिभाषित हो रहा है, x का क्या क्या मान रख सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि आप नीचे जो हर है वहां 0 नहीं रख सकते हो। अब 0 नहीं रख सकते हो, इसका मतलब क्या कि इसको हम हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ठीक है। तो 6 दूनी 12 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 2x प्लस 12 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 6 माइनस 2 निकाला तो x माइनस 6, तो यहां से बचा x माइनस 6 और x माइनस 2। अब इसका मतलब क्या कि जो आपका fx आया वो आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 6 और x माइनस 2। इसका मतलब क्या, यदि आपने यहां पर x का मान 6 रखा तो 0 बन गया, नीचे हर में 0 बन गया। x का मान अगर आपने 2 भी रख दिया तो भी 0 बन गया नीचे हर में, और यह नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x का मान आप 6 और 2 नहीं रख सकते हो, x का मान 6 और 2 नहीं रख सकते हो। इसका मतलब क्या कि प्रांत क्या मिला, प्रांत आपको सभी वास्तविक संख्याएं, उसमें क्या नहीं होनी चाहिए 6 और 2। इसी प्रकार करना था। उदाहरण नंबर 24 की तरह है आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, बहुत ही आसान था और ये सवाल आपसे बनना चाहिए था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं और बहुत ही अच्छा सवाल है। fx आपको दिया है बराबर √x-1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट जो होता है वो इन्हीं तरीके के सवालों में अटक जाता है, कहता है सर सब कुछ बन रहा है लेकिन प्रांत परिसर निकालने में दिमाग की ऐसी तैसी हो जा रही है। लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जो मैं कह रहा हूं उसको बड़े आसानी से समझते जाइए। पहली बात ये देखिए कि अंडर रूट के अंदर आप माइनस की संख्या नहीं रख सकते हो, अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या नहीं रख सकते हो। इसका मतलब क्या रख सकते हो, 0 रख सकते हो या 0 से बड़ी संख्या रख सकते हो। इसका मतलब क्या कि जो x-1 है, प्रांत क्या होता है, आपको क्या निकालना है, प्रांत निकालना है, परिसर निकालना है। प्रांत क्या होता है, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, x के वो सारे मान जो आप रख पा रहे हो ताकि fx सुपरिभाषित बना रहे, वो प्रांत कहलाता है। और x का मान रखने पर जो आउटकम निकले, जो परिणाम निकले, रिजल्टेंट हो, जो रिजल्ट निकलता है, वो परिसर कहलाता है। बहुत ही आसान परिभाषा है। इसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है प्रांत परिसर क्या होता है। प्रांत क्या है कि x का मान क्या क्या रख पा रहे हो ताकि fx सुपरिभाषित बना रहे, वेल डिफाइंड बना रहे, ठीक है। परिसर क्या होता है, x का मान रखने पर आपको y का मान क्या मिल रहा, आपको आउटकम क्या निकल के आ रहा, वो कहलाता है परिसर। तो मैंने यहां पर क्या बताया कि यहां पर आप x का मान, यहां पर x-1 में या तो आप 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या कि x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां आप देख रहे हैं x का मान, या तो आप अगर हम माइनस उस तरफ ले गए तो 1 आएगा प्लस का। इसका मतलब क्या कि या तो आप x का मान 1 रख रहे हैं या 1 से बड़ा रख रहे हैं। बात समझ में आई मेरी।
कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्या बोला कि अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या हो नहीं सकती। इसका मतलब क्या कि यहाँ जो x माइनस 1 दिए उसका मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक का पक्षांतर किया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या कि जो प्रांत होगा, आप x का मान आप क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 और अनंत तक रख सकते हो। तो यहां से आपको प्रांत मिला। प्रांत क्या मिल गया, प्रांत मिल गया आपको, 1 रख सकते हो और इन्फिनिटी रख सकते हो। तो इन्फिनिटी के लिए तो आपको पता है कि छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, और 1 भी रख रहा है तो 1 के लिए बड़ा ब्रैकेट, तो ये हो गया आपका प्रांत। अब बात कर लेते हैं परिसर। अब जरा सोचो कि x का मान रख रहे हो आप 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक, तो आपको y की क्या क्या वैल्यू मिल सकती है। y बराबर क्या है, अंडर रूट x माइनस 1, fx को आप y बोलते हो, ठीक है। तो अगर आप 1 रखोगे तो आपको 0 मिलेगा, अगर 2 रखोगे तो आपको 1 मिलेगा, 3 रखोगे तो आपको अंडर रूट 2 मिलेगा, 4 रखते हो तो आपको अंडर रूट 3 मिलेगा। बात समझ में आ रही मेरी, ठीक है। यही वैल्यू मिलेंगी, पुट करके देखो भाई, अभी पता चलेगा आपको मिल रही कि नहीं। इसका मतलब y का मान आपको क्या मिल सकता है, y को मान आपको ये सब मिल सकता है। कहां तक मिल सकता है, इन्फिनिटी तक मिल सकता है। तो आपको परिसर पता चल गया, परिसर। अब देखिए इससे सरल क्या हो सकता है, प्रांत x का मान रख के देखना है कि भाई x का मान क्या हो सकता है, और x के मान रखने पर y का क्या मान मिल जाएगा, वो परिसर कहलाएगा। तो देख लो, आपको 0 मिल सकता है और कहां तक मिल सकता है, इन्फिनिटी तक। तो 0 भी मिल रहा और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के लिए आप छोटा ब्रैकेट और 0 तो मिल ही रहा, तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट। तो प्रांत और परिसर। अब बताओ इससे सरल आपको विधि मिल सकती है कहीं, बताइए आप मुझे। अगर आप कह रहे हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट्स कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। fx आपको दिया है मोड ऑफ x माइनस 1, ठीक है, द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। ऊपर की तरह सवाल है, जैसे मैंने आपको बताया उसी प्रकार करना है। fx क्या दिया है, fx दिया है मोड x माइनस 1। अब जरा सोचो, आपको प्रांत निकालना है तो आप x का क्या क्या मान रख सकते हो। मैंने प्रांत के लिए क्या बताया कि जो x के मान रख सकते हैं वो प्रांत कहलाएंगे, जिसके लिए fx आपको सुपरिभाषित बना रहे, ठीक है। तो प्रांत क्या हो सकता है, आप x के मान क्या सोच सकते हो, जरा खुद से सोचिए कि आप x का ऐसा क्या मान रखें ताकि ये सुपरिभाषित ना हो, ये अजीबोगरीब आ जाए, या fx का मान ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो x का मान आप सोचिए क्या क्या रख सकते हो, सब कुछ रख सकते हो भाई। मॉड दिया है और मॉड के अंदर की जब बाहर निकलता है तो प्लस की संख्या हो जाती है, आपको पता है। तो इसका मतलब क्या कि आप x का जो मान है वो सब कुछ रख सकते हो, हर एक संख्या x में रख सकते हो। सोच लो, रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो। तो यहां से आपको प्रांत क्या मिल गया, यहां से आपको प्रांत मिल गया। बस सिंपल है भाई, खत्म, प्रांत हो गया, कुछ नहीं है। अब परिसर की बात कर लो, x का मान रखने पर आपको आउटकम यानी रिजल्ट क्या मिल रहा। तो जरा सोचो, x का मान आप सब कुछ रख रहा है, यानी 0 रख पा रहे, 1 रख पा रहे, 2 रख पा रहे, 3 रख पा रहे। अगर सब सोचे तो -1, -2 सब सारी संख्याएं रख पा रहे कि नहीं रख पा रहे। तो आपको y क्या मिल रहा है, y होता है आपका fx यानी मोड x माइनस 1, ठीक है, मोड। तो अब सोचो अगर आप यहां पर 0 रखते, तो 0 रखने का मतलब क्या है, x का मान 0 रखना, इसका मतलब -1 मोड में, इसका मतलब क्या 1। तो x का मान 0 रखने पर y का मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। x का मान अगर आपने 1 रखा तो y का मान कितना मिलेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। x का मान अगर आपने 2 रखा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। x का मान अगर आपने 3 रखा तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। -1 रखोगे तो 2 मिलेगा, -2 रखोगे तो 3 मिलेगा। इसका मतलब क्या कि 0 मिल रहा और 0 से बड़ी संख्या मिल रही। बात समझ में आ रही बात मेरी। परिसर क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा 0 और 0 से बड़ी संख्या, यानी 0 और 0 से बड़ी कितनी, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी के लिए छोटा कोष्टक और 0 भी मिल रहा था तो बड़ा कोष्टक, बस ये हो गया। इस प्रकार से निकालना था। प्रांत परिसर खत्म, कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करना है। परेशान रहते हो कि सर ये सवाल नहीं आता, ये नहीं बनता, कुछ दिक्कत नहीं है, अभी आपको समझ में आ गया। बताइए 6 की बात करें तो कह रहा है कि मान लीजिए कि आपको फलन दिया है इस प्रकार से, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r है, r से r में एक फलन है, f का परिसर निर्धारित कीजिए। अब आपको परिसर निर्धारित करने के लिए कह रहा है परिसर ज्ञात करना है, तो थोड़ा सा ट्रिकी सवाल हो जाता है, कुछ नहीं है इस सवाल में, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको इसमें समझना क्या है कि हो क्या रहा है। तो आपको इस प्रकार से एक फलन दे दिया, fx दिया है x और एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये होता है आपका x, ही होता है y। इसका मतलब क्या कि ये y बराबर कितना दिया, y बराबर दिया आपको एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। भाई ये बिंदु होते हैं एक्स वाई, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा जरा सोचो कि एक्स का आप क्या क्या मान रख सकते हो, एक्स का आप सब कुछ मान रख सकते हो। अच्छा यहां पर अगर हम सोचें कि x का क्या मान रखें तो y की वैल्यू क्या मिल सकती है, परसर निकालना है ना अपन को, परसर निकालना है तो आप x का क्या मान रखोगे कि y का मान क्या निकल के आएगा। सोचना जरा, अगर मान लो x का मान अगर आपने जीरो रखा, अगर आपने x का मान जीरो रखा तो ऊपर बनेगा जीरो, नीचे बनेगा 1 प्लस जीरो यानी बन के आएगा जीरो। ठीक है, अगर आप x का मान एक रखो या माइनस एक रखो, ठीक है, अगर आपने x का मान एक रखा तो निकल के आएगा 1/2, और अगर आपने x का मान माइनस एक रखा तब भी निकल के आएगा 1/2। इसका मतलब क्या कि अगर हम x का मान रखते हैं कुछ भी, ठीक है, कुछ भी, तो जो y की वैल्यू यहां से मिलेगी तो x बिलोंग्स टू r के लिए, समझना एक बात मेरी, x बिलोंग्स टू r के लिए तो जो आपको y निकल के आ रहा है वो y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो निकल के आ रहा। भाई यही हो रहा कि नहीं, समझना बात, जीरो निकला, जीरो से बड़ा निकला, माइनस पर भी निगेटिव कभी संख्या नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, दोनों में जब स्क्वायर स्क्वायर है इसका मतलब क्या, इसका मतलब वो संख्या पॉजिटिव बनाएगा, हमेशा बनाएगा कि नहीं बनाएगा। इसका मतलब y का मान कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, इसका मतलब y का मान जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। एक चीज ये पता चली। अब जरा समझना दूसरा क्या कि y बराबर निकला आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा इसको हम हल करते हैं, ठीक है, तो अगर कैची गुणा करें तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, जरा पक्षांतर कर दो तो y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। कॉमन निकालते हैं, अगर हमने कॉमन निकाला तो कितना, y बराबर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिए 1 माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या ले रही, एक्स स्क्वायर की वैल्यू y अपॉन 1 माइनस वाई, यानी x बराबर क्या, अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, इसका मतलब क्या कि यहां पर आप देख रहे हैं नीचे 1 माइनस वाई है, नीचे क्या है y अपॉन 1 माइनस वाई, नीचे ये 1 माइनस वाई है, और मैंने क्या बोला था कि 1 माइनस वाई है, इसका मतलब यहां पर आप y का मान क्या नहीं रख सकते हो, y का मान एक नहीं रख सकते हो, y का मान एक नहीं रख सकते हो, समझना बात को। y की वैल्यू अगर आप एक रख दोगे तो 1 माइनस वाई हो जाएगा, 1 माइनस 1 होगा तो 1 माइनस 1 यानी नीचे जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और नीचे हर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये बोला है मैंने। तो y का मान, y की वैल्यू आप एक नहीं रख सकते हो, और क्या नहीं रख सकते हो, y की वैल्यू आप एक से बड़ी नहीं रख सकते हो। मान लो अगर आप 2 रखो, y का मान अगर आपने 2 रखा तो ये कितना मिलेगा, 1 माइनस 2 बराबर माइनस 1 बचेगा। ठीक है, इसका मतलब नीचे क्या बन जाएगा, नीचे नेगेटिव संख्या बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आप y का मान एक और एक से बड़ा नहीं रख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या कि y की वैल्यू आपको या तो जीरो से बड़ी मिलेगी, जीरो के बराबर मिलेगी, और एक से छोटी रहेगी। ठीक है ना, एक से छोटी, एक से बड़ी भी नहीं हो सकती वैल्यू, क्योंकि यहां से आप देख रहे हैं, इसका मतलब आपका परसर जो निकल के आया, परसर जो निकल के आया वो क्या होगा कि जीरो जीरो मिल सकता है, और एक से छोटा, तो एक के लिए आप छोटा ब्रैकेट और जीरो के लिए बड़ा ब्रैकेट, इस प्रकार से ये निकालना था। बहुत ही आसान था, कुछ नहीं था, 2 चीजें सोचनी थी। क्या सोचना था, अगर हम यहां पर सोचें, इस चीज के लिए सोचें इस जगह, तो यहां आप देख रहे हैं कि x की कोई भी वैल्यू रखिए, x की अगर आप कुछ भी वैल्यू रखते तो वो हमेशा पॉजिटिव बनेगी, यानी अगर आप x का मान जीरो रखेंगे तो हमें y का मान जीरो मिल रहा, आउटकम हमें जीरो मिल रहा, तो हम x का मान जीरो पर y का मान जीरो, और जीरो से बड़ा मिल रहा y का मान, तो x बिलोंग्स टू r के लिए y का मान जो हो रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो रहा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब आप यहाँ पर y के लिए हल करेंगे, जब आपने y के लिए हल किया तो x की वैल्यू इतनी मिली, तो यहां से आपने ये देखा कि आप y की वैल्यू एक तो रख ही नहीं सकते हो, और जब आप एक नहीं रख रहे और एक से बड़ी भी नहीं रख पा रहे, इसका मतलब क्या कि एक से जस्ट छोटी तो हो सकती है, 0.9 रख सकते हो, 0.9, एक नहीं रख सकते हो। तो इसका मतलब क्या कि जो परसर है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, इस प्रकार से निकालना था। थोड़ा सा आपको ट्रिकी सवाल लग सकता है, लेकिन इस सवाल में है कुछ नहीं, अगर आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लीजिए, कह रहा है कि आपको एफ जी दिया है, आर से आर में एफ एक्स दिया है x+1, जी एक्स दिया है 2x-3 द्वारा परिभाषित है, आपको निकालना है f प्लस जी, एफ माइनस जी और f अपॉन जी ज्ञात कीजिए, ये आपको निकालना है। कुछ कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स का मान दिया है, जी एक्स का मान दिया है, भाई इससे सरल सवाल आपको कहीं मिल ही नहीं सकता है, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। f प्लस जी यानी क्या कि एफ एक्स
प्लस जी एक्स। इसका मतलब x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 निकल आया। f माइनस जी तो निकाल दीजिए, यानी fx माइनस जी एक्स, तो क्या कह रहे हैं x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3 गुणा करते हैं x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, तो ये कितना बना माइनस x और प्लस 4, ये हो गया। f अपॉन जी निकाल दीजिए, f अपॉन जी का मतलब क्या कि fx अपॉन जी एक्स, तो ये कितना हो रहा है x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3, ये हो गया। बस इतना करना था। नंबर 8 देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके उदाहरण नंबर 20 की तरह है, तो यदि आप इस सवाल को पढ़ें तो आपसे बनना चाहिए। मैंने उदाहरण नंबर 20 आपको बताया है। क्या कह रहा क्वेश्चन कि आपको कह रहा है कि मान लीजिए आपको f दिया है 1 1 2 3 0 -1 -1 -3, z से z में fx बराबर ax प्लस b द्वारा परिभाषित एक फलन है, जहां a और b कोई पूर्णांक है। a b को आपको निर्धारित करना है, मतलब कि आपको a और b का मान निकालना है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अभी इस वीडियो को पॉज करो और लगा के देखो, ये सवाल आपसे बनना चाहिए, उदाहरण नंबर 20 की तरह है। अब चलिए देख लीजिए सवाल को कैसे करना है। आपको f दिया है और fx आपको एक रैखिक फलन ax प्लस b दिया है, a और b का मान निकालना है। तो कोई दो बिंदु ले लीजिए, हम एक और 0 माइनस 1 लेते हैं। कोई भी दो बिंदु ले लेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो बिंदु 1 1 के लिए, बिंदु 1 1 के लिए y बराबर ax प्लस b, ठीक है। y का मान 1 रखना है, a गुणे x का मान 1 रखना है प्लस b, तो 1 बराबर a प्लस b। समीकरण नंबर 1 ले लिया। फिर 0 माइनस 1 ले लो, बिंदु 0 माइनस 1 के लिए क्या y बराबर ax प्लस b, y का मान -1 बराबर a गुणे 0 प्लस b। तो यहां से आपने देखा कि b की वैल्यू आ गई -1। समीकरण 1 ले लो, समीकरण 1 से अब 1 में रख रहे हैं 1 बराबर a माइनस 1, तो इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 बराबर a, तो a का मान कितना आ गया 2, a का मान आ गया 2, तो यही निकालना था। बहुत ही आसान है, a बराबर 2 b बराबर -1, ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 9 की बात कर लेते हैं। आपको संबंध R दिया है AB सच दैट AB बिलोंग्स टू N तथा A बराबर B स्क्वायर द्वारा परिभाषित N से N में एक संबंध R है। क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? तो आपको 3 कथन इस प्रकार से दिए हैं, 1 2 3, आपको बताना है ये सत्य हो रहा है कि नहीं, ठीक है। एक संबंध दे दिया इस प्रकार से आपको, ठीक। अब इसके लिए हल करें की बात करें तो कह रहा है A बिलोंग्स टू R, सभी A बिलोंग्स टू N के लिए। अब जरा सोचो कि a बिलोंग्स टू n है और आपको संबंध क्या दिया था, संबंध दिया था a बराबर b स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि a, इसका मतलब क्या कि a बराबर a स्क्वायर। तो ऐसा कब हो सकता है? दो स्थितियों में हो सकता है, जब a बराबर 0 और a बराबर 1 है ना। तो a बराबर 0 तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है। अगर हम a की बात a बराबर 1 करें तो हो रहा, लेकिन जैसे ही आप 2 करते हो तो नहीं होगा, क्योंकि यहां 2 हो जाएगा और यहां 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो ये बराबर नहीं है। 3 करते हो तो भी नहीं हो रहा। इसका मतलब कि a बराबर a स्क्वायर संबंध नहीं होगा, a बराबर a स्क्वायर संबंध नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि a नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि सभी a बिलोंग्स टू n, सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए काम करना चाहिए था। a बराबर 1 के लिए तो काम कर रहा, ठीक है भाई, a बराबर 1 के लिए काम कर रहा, लेकिन बाकी सब के लिए काम नहीं कर रहा, तो a नॉट बिलोंग्स टू r, पहला हो गया। दूसरा क्या कह रहा कि a b बिलोंग्स टू r है। a b बिलोंग्स टू r का मतलब क्या कि a b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब a बराबर b स्क्वायर। फिर कह रहा b a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, लेकिन b बराबर नहीं होगा a स्क्वायर के। भाई जब a बराबर b स्क्वायर हो रहा तो आप b बराबर a स्क्वायर नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या कि b a नॉट बिलोंग्स टू r, ये होगा, ठीक है। इस प्रकार से करना था। तीसरे की बात करें तो तीसरा आपको कह रहा है कि a b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या कि a बराबर b स्क्वायर। फिर b c बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या कि b बराबर c स्क्वायर। तो कह रहा a c बिलोंग्स टू r होगा। देख लीजिए, अगर हम b की वैल्यू यहां पुट करें तो क्या a बराबर c स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये निकल के आएगा आपका a बराबर c की घात 4। इसलिए यहां आप देख रहे हैं कि a इज नॉट इक्वल टू c स्क्वायर, इसीलिए आप देख रहे हैं कि a c नॉट बिलोंग्स टू r हो रहा। तो इस प्रकार से करना था, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक दशा में अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, तो ये आप इस प्रकार से औचित्य बतला रहे थे, ना तो पहला काम कर रहा ना दूसरा काम कर रहा ना
तीसरा काम करना था। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। कह रहा है मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 1 5 9 11 15 16 और f बराबर आपको 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? आपको पहला कह रहा f a से b में एक संबंध है, ये आपको कह रहा। दूसरा कह रहा f a से b में एक फलन है, ये कह रहा प्रत्येक दशा में अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो आपको a दिया है, b दिया है और f दिया है, ठीक है। अच्छा, पहला क्या कह रहा था कि a और ए जो f है वो a से b में एक संबंध है, ये बताना था आपको, ठीक है। तो संबंध के लिए क्या करते हैं? कार्तीय गुणन करते हैं। एक संबंध होगा, इसके लिए हम क्या निकालेंगे? इसके लिए हम कार्तीय गुणन निकाल लेते हैं, यानी a क्रॉस b, कार्डियन प्रोडक्ट निकालते हैं। अब इसका कार्डियन प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो 1 का करेक्शन हम सबके साथ करा देंगे b में, हर एक के साथ। तो क्या होगा? 1 1, फिर 1 5, 1 9, 1 11, 1 15 और 1 16 होगा कि नहीं होगा? 1 16। इस प्रकार से हमने करेक्शन करा दिया। अब 2 का कराएंगे तो 2 का करा दीजिए। 2 1, 2 5, 2 9, 2 11, 2 15 और 2 16 करा दिया। 3 का कराते तो 3 1, 3 5, 3 9, 3 11, 3 15 और 3 16 ये करा दिया आपने कनेक्शन। 4 का कराइए तो 4 1, 4 5, 4 9, 4 11, 4 15 और 4 16 ये कनेक्शन आप करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, f एक संबंध होगा, कब होगा? जब f पूरा का पूरा आपका a क्रॉस b में मिल जाए। तो जरा देखिए मिल रहा कि नहीं। 1 5 भाई 1 5 ये रहा, 2 9 2 9 ये रहा, 3 1 3 1 ये रहा, 4 5 4 5 आपका ये रहा और 2 11 2 11 ये रहा आपका, ठीक है। इसका मतलब क्या कि f जो है पूरा का पूरा a क्रॉस b में मिल गया। इसका मतलब कि जो f है वो सब a और b का एक संबंध है। तो जो a क्रॉस b है, जो f है वो सबसेट है a क्रॉस b का। इस प्रकार से लिखना है कि चूंकि f सबसेट है a क्रॉस b का, इसलिए f a b में एक संबंध है, ठीक है ना। ये हो गया पहला, ओके। दूसरा कह रहा था क्या f एक फलन है? तो यार समझो इस बात को कि 2 9 हो रहा और 2 11 हो रहा। मतलब कि अगर हम बात करें कि 2 और यहाँ पर 2 की और यहाँ पर 9 और 11, तो 2 का कनेक्शन हम 9 से भी करा रहे हैं और 11 से भी करा रहे हैं। तो ये होना नहीं चाहिए फलन में, है ना। यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि f2 बराबर 9 और f2 बराबर 11, ये होना नहीं चाहिए। इसलिए f एक फलन नहीं है, एक फलन नहीं है। इस प्रकार से देखो 11 कह रहा है कि मान लीजिए f बराबर a प्लस b सच दैट ab बिलोंग्स टू z द्वारा परिभाषित z क्रॉस z का एक उप समुच्चय है। क्या f z से z में एक फलन है? आपको बताना है क्या f जो है वो फलन बन रहा है। अपने उत्तर का औचित्य भी स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये याद रखना है, मैंने फलन में आपको क्या बताया, क्या होता है फलन में कि यहां पर जो अवयव है उसका 2 कनेक्शन नहीं होने चाहिए। अगर 2 कनेक्शन हो जाते हैं, ये x है ये y है, ठीक है। अगर 2 कनेक्शन हो जाते हैं तो वो आपका फलन नहीं कहलाता है, फंक्शन नहीं कहलाता। इसको आपको ध्यान रखना है। आपको फलन इस प्रकार से दिया है। अच्छा, ये क्या होता है? ये होता है x, ये होता है y। यानी ये क्या, ये आपका प्रांत, ये आपका परिसर, ठीक है। यानी जो प्रांत है, प्रांत का डबल प्रतिबिंब किसी एक बिंदु के लिए, किसी एक अवयव के लिए 2 प्रतिबिंब नहीं बनने चाहिए, यही मैंने आपको बताया है। तो चलिए देख लीजिए। अब आपको x दिया है ab और ये दिया है a प्लस बी। तो मान, और ab कह रहा है कि बिलोंग्स टू z, कोई पूर्णांक है। तो हमने क्या किया कि मान लिया, माना a बराबर 0 और b बराबर 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि अगर हम यहाँ x की बात करें ab तो कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। और अगर हम y की बात कर रहे हैं a प्लस बी तो कितना मिलेगा? 0 प्लस 1 यानी 1 मिलेगा। इसी प्रकार अगर हमने मान लिया कि माना a बराबर 0 और b बराबर 2, अगर हम इस प्रकार से मान लें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि x बराबर ab तो a के इसके साथ 0 मिलेगा और y बराबर a प्लस बी, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 0 प्लस 2 यानी 2 मिलेगा। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि अगर हम x और y की बात करें 0 के लिए तो यहाँ 1 और यहाँ 2, तो 0 का करेक्शन 1 से भी हो रहा और 2 से भी हो रहा। इसका मतलब क्या कि जो f है वो फलन नहीं है, जो f है वो फलन नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि f0 बराबर 1 और f0 बराबर 2, इसीलिए f फलन
नहीं है, ठीक है ना, एफ फलन नहीं है। जीरो का कनेक्शन एक से भी हो रहा और दो से भी हो रहा, ये होना नहीं चाहिए, ये मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये नहीं पता है तो पुराने वीडियो को देखिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि पुराने वीडियो आपको देखे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कह रहा है मान लीजिए ए बराबर आपको दिया है 9, 10, 11, 12, 13 तथा एफ दिया है जो ए से एन में है, ठीक है। अब ए से एन का मतलब क्या है कि ए जो है वो प्रांत है और एन जो है आपका परिसर है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि एफ एन बराबर एन का महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित है। एफ का आपको परिसर ज्ञात करने के लिए कह रहा, ठीक है। तो भाई ए तो आपको दे दिया ना, ए जो है प्रांत जो दिया वो आपको 9, 10, 11, 12, 13 ये आपको प्रांत दे दिया। अब आपसे परिसर ज्ञात करने के लिए कह रहा, और परिसर क्या है, एन का महत्तम अभाज्य गुणक है, ठीक है। अब इसका मतलब समझिए, ये ए दे दिया, ये प्रांत है आपको, तो अगर हम प्रांत की बात करें, परिसर की बात करें, तो एन का महत्तम अभाज्य गुणक कह रहा। अभाज्य गुणक का मतलब क्या किया, हम तोड़ते हैं, अगर हम 9 को तोड़ते तो 3 गुणे 3, तो इसमें महत्तम अभाज्य गुणक कौन निकल के आ रहा, 3 निकल के आ रहा। महत्तम अभाज्य गुणक मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, आप यहां पर लिख सकते हो महत्तम अभाज्य गुणक, इस जगह पर महत्तम अभाज्य गुणक लिख सकते हो बराबर 3। फिर अगर मैं बात करूं 10, तो 10 टूटेगा आपका 2 गुणे 5 में, तो यहां से आपको महत्तम अभाज्य गुणक मिला 5। अगर हम 11 की बात करें तो 11 टूटता 1 गुणे 11 में, तो महत्तम अभाज्य गुणक मिला 11। 12 की बात कर लीजिए तो 12 टूटेगा आपका 2 गुणे 3 में, तो महत्तम अभाज्य गुणक कितना मिला, 3 मिला। और अगर हम 13 की बात करते हैं तो 1 गुणे 13, तो महत्तम अभाज्य गुणक मिलेगा 13, ठीक है। तो ये जो सिस्टम होगा ये कहलाएगा आपका परिसर। तो बस बहुत ही आसान था सवाल। एफ का परिसर, एफ का परिसर क्या हो जाएगा, एफ का परिसर हो जाएगा 3, 5, 11, 3 को दोबारा लिखेंगे नहीं, समुच्चय में एक ही बार लिखते हैं, फिर 13, ठीक है। तो ये आपका परिसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। इस प्रकार से आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो यहीं पर समाप्त होता है, कंप्लीटली पूरी तरह से निपट गया है, ठीक है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको रेगुलर जो आपकी डिमांड रहती है वीडियो आने की, मैं कोशिश करूंगा जहां तक हो सके कि रेगुलर वीडियो आपको मिले। साथ ही यदि आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फटाफट, भाई सोच क्या रहे हो, अभी जाओ, अभी इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो। अकाउंट नहीं बनाया तो अकाउंट बना के फॉलो करो, चाहे जैसे करो, ठीक है। और इसके अलावा यदि आपने मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाइए, मुझे फॉलो कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।